नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और एपीएन के लोकप्रिय कानूनी कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में बताएंगे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से जुड़े नियम कानून भी बताएंगे। आज कारोबार करने वालों के सामने तमाम तरह की कानूनी समस्याएं उभरती हैं। साथ ही साथ में उद्योगों में काम करने वाले कामगारों को भी कानूनी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। देश में कई तरह के श्रम और औद्योगिक कानून हैं। कुछ नए कानून लाए भी गए हैं और आज लगभग पूरे देश में ठेका वर्कर या कॉन्ट्रैक्ट लेबर धड़ल्ले से रखे जा रहे हैं। हर कोई इस नाम से वाकिफ है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो उसे क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, क्या क्या उसके हक होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। अधिनियम मुख्य नियोजक और ठेकेदार पर कई जिम्मेदारियां हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कई तरह की सुविधाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। ठेकेदार का कर्तव्य होता है कि वो मुख्य नियोक्ता या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करे। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा आपको जानकारी देंगी। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो बबीता जी आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी और अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो आपको विषय की एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़ी कानूनी जानकारी अगर आप चाहते हैं और कोई भी कानूनी सहायता चाहते हैं तो हमारी कानूनी विशेषज्ञ से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको नंबर बता देते हैं 0120 6127 937 और 6127 938। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं और सबसे पहले बबीता जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कानूनी परिभाषा क्या है। जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एक सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो जो डिफाइन किया गया है लॉ में कि ऐसा कोई लेबर जो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है वो अगर किसी लेबर को रखता है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। और भले ही उस एस्टेब्लिशमेंट को उसका जो उसका नियोक्ता है जो उसको रोजगार पे रख रहा है उसे इस बात की इंफॉर्मेशन हो या नहीं हो, लेकिन अगर किसी तीसरे के थ्रू अगर वो रख रहा है उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहेंगे। जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की परिभाषा तो हमने समझ ली। अब आप ये भी बता दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का आखिर मकसद क्या है। एक्ट का जो 1970 में बना था 1917 में, उसका 3 मेन मकसद था। उसका नाम से ही लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन, एबॉलिश और जो मतलब पहले ये था हुआ क्या, इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि किसी भी जो संस्था है जो भी एस्टेब्लिशमेंट है वो 3 तरह के लेबर रखती है। एक तरह से उसके जो लेबर हैं अगर उसकी कुछ एक्सीडेंट होता है, किसी के साथ मिस हैपनिंग होती है तो उस जो उसको एम्प्लॉयर है जो इसकी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसकी ये ड्यूटी होती थी कि उसके लिए सारा अरेंजमेंट करे। अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी को इंजरी हो जाती है तो कंपनसेशन भी उसी को देना पड़ता था। इससे बचने के लिए लोगों ने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों से लेबर रखने लग गए। ये उस जब 70 की बात, उससे पहले ये रेगुलाइज नहीं थे। तो जैसे किसी ने अब मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए, मुझे अपने फैक्ट्री के लिए कर्मचारी चाहिए, मैंने रखा, उनसे काम लिया, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो मैं ये कहूंगी कि मेरा तो आपसे कुछ लेना देना नहीं था, कॉन्ट्रैक्टर आप जानो कॉन्ट्रैक्टर जाने, आपके वेजेस मैंने कॉन्ट्रैक्टर को दे रखे हैं, आप मेरी एम्प्लॉय नहीं हो जी। तो इस चीज को जो और कॉन्ट्रैक्टर कहते थे कि जिसके आप काम कर रहे हो वो जाने, इस चीज को रेगुलाइज करने के लिए एक्ट लाया गया था जी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी बताया गया कि जो एक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं उनके क्या राइट्स हैं, उनके लिए एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है, ठेकेदार की क्या ड्यूटी है, और प्लस ठेके पर कौन कौन ये रख सकते हैं और कितना रख सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर से मैंने अभी बताया कि अगर लोग चाहे कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहे, एम्प्लॉयर जो हैं,
तो वो अपना काम हो सकता है ज्यादातर काम इसी से करवा लेंगे, ठेके पे ही रख लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख लेंगे और एम्प्लॉयमेंट अपना कम रखेंगे। जी बिल्कुल। हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप चौहान गोरखपुर से, जो आपसे कुछ सवाल जानना चाहेंगे। जी संदीप जी, बताइए आपका सवाल क्या है? मैडम, ये सवाल मेरा ये था कि ये हिब्बा बैनामा। हेलो हेलो। जी मैडम, ये जो हिब्बा बैनामा क्या होता है? और ये 3 पुत्रियां थी, जो पिता ने 2 पुत्रियों को हिब्बा बैनामा किया है, तो उसमें क्या किया जा सकता है? एक बेचारी नहीं पाई हुई है। जी नहीं, आप किस नहीं, मैं आपको सवाल नहीं समझी। बैनामा से रिलेटेड पूछना है क्या आप? जी क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन मैं नहीं समझी, एक बार फिर से क्वेश्चन बताइए संदीप जी। पिता ने, हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम। हाँ, पिताजी ने, जैसे पिता की 3 पुत्रियां थी, पिताजी ने केवल 2 ही बच्चियों को हिब्बा बैनामा किया है। क्या वो कैसे एक बच्ची को हिस्सा कैसे मिलेगा उसमें? अच्छा, मतलब आपका क्वेश्चन जो है सिलेबस से अलग है शायद। जी बिल्कुल। वो आप प्रॉपर्टी एक्ट में चले गए हैं, तो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो पिताजी ये कर सकते हैं। अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उनको कहीं से एक्वायर्ड हुआ है तो नहीं कर सकते हैं। अगर सेल्फ प्रॉपर्टी है तो कर सकते हैं। संदीप जी, आपका आज का सवाल अलग है और हमारा विषय अलग है, तो माफी चाहेंगे, लेकिन आपका जवाब संतुष्टिपूर्ण होगा कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। बबीता जी, ओवर टाइम और सैलरी पर क्या नियम है, ये भी बताइए। जी, अभी तक जो हमारा ओवर टाइम का जो एक टाइम लिमिट करने का मतलब ये है कि जब मकसद ये है कि जब हम किसी काम करते हैं, एक लिमिट हमारी क्षमता होती है, उस क्षमता से ज्यादा काम करने पे हमारी वर्क की जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाती है, हमें हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता। और सपोज अगर कोई डेंजरस मशीन पे काम कर रहे हैं तो वहां पर हो सकता है एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एक टाइम बनाया गया है कि आप इस टाइम से ज्यादा काम नहीं करोगे। एक जैसे 48 आवर पर वीक और 8 to 9 आवर पर डे का टाइम स्लॉट है। इससे ज्यादा काम अगर करते हैं तो उसका भी एक, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर करवाते हैं 2 घंटे करवा सकते हैं ओवर टाइम, उसके लिए आपको जो पे करना है वो डबल करना होगा। सपोज कि 8 घंटे काम करने के लिए लेबर को मिलता है 200 पर आवर के हिसाब से 1600 रुपए। अगर वो 10 घंटे काम करता है, 9 घंटे काम करता है, 1 घंटा एक्स्ट्रा, तो इस काम के लिए तो उसका 200 पर आवर नहीं मिलेगा, उसको 400 पर आवर मिलेगा जी। लेकिन अभी तक का ये है, अभी जो नया अमेंडमेंट लागू हुआ है, जो न्यू कोड लागू हुआ है लेबर अमेंडमेंट, वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं। लेकिन अभी यही है कि ओवर टाइम के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, जो रेगुलर से डबल होगा। जी बबीता जी, अगर कोई ठेकेदार किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को शोषित करता है तो वो इस मामले में क्या करे? शोषण का तरीका क्या होगा इस पर डिपेंड करेगा। एक तो डायरेक्ट कंप्लेन किया जा सकता है, लेकिन शोषण जो बेसिकली 2 टाइप के होंगे। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उनको लॉ में प्रोवाइड करवाना चाहिए, जो लॉ कहता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोवाइड करवाना है। लाइक उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी तो है ही, उनके वेजेस टाइम पे उनको मिलने चाहिए, और जहाँ पर काम करते हैं उनको प्रॉपर रेस्ट, या जैसे कि टॉयलेट वगैरह का, वॉशरूम, रेस्टरूम, ये सब अरेंजमेंट, कैंटीन अगर 100 से ज्यादा नॉर्मल, अब हो गया 100 से ज्यादा, इतने पर है, अगर सारे अरेंजमेंट आपको करने चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट, ये लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की है, ये एम्प्लॉयर की नहीं होती है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी नहीं होती जी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं करता है तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉयर ये करके नहीं बच सकता कि मेरी तो ड्यूटी है ही नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी है जी, मैंने पैसे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए जी, बेशक वो पे करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता है, एक शोषण करता है, तो इसी बात को रोकने के लिए लॉ ये कहता है कि इस प्रिंसिपल लायबिलिटी जो एम्प्लॉयर है उसकी भी कुछ लायबिलिटी दी गई है, उसकी भी ड्यूटी है। जो भी वो पेमेंट करता है उसको ये अपना जो उसको देना है, वो कॉन्ट्रैक्टर को निश्चिंत नहीं हो सकता है कि मैंने तो अपने पैसे दे दिए हैं। उसका काम है कि अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दे, उसके सामने सैलरी उसको मिले, तो वो ये भी इंश्योर करेगा कि सारे जो लेबर हैं उसको ये मिला है, पैसे मिले हैं एक्चुअली जिनको मिलना चाहिए। फिर भी अगर नहीं देता है, सपोज कि कॉन्ट्रैक्टर ने पैसे ले लिए लेकिन आगे नहीं दिए, तो एम्प्लॉयर जो है सो लेबर को पैसे दे देगा, लेकिन अपने पैसे वो एज ए लोन की तरह उनसे वापस ले सकता है कॉन्ट्रैक्टर से।
जी तो जी बिल्कुल। फर्स्ट और सेकंड में है कि कंप्लेन किया जा सकता है, आजकल वेबसाइट के थ्रू भी होता है, तो वहां पर कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पंजीकरण और लाइसेंसिंग से जुड़े क्या नियम है वो भी बताइए। जी, पंजीकरण तो वो उनके लिए जरूरी है जो एस्टेब्लिशमेंट उनको जॉब में रखती है। जो फैक्ट्री जहाँ वो काम करते हैं, फैक्ट्री कारखाना कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर उनको ये पंजीकरण कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर इस टाइप का बिजनेस माना चाहता है तो वो लाइसेंस लेगा, लेकिन इसके लिए पहले 20 था, नया अमेंडमेंट में 50 की बात की जा रही है, लेकिन पहले अभी एग्जिस्टिंग लॉ में 20 है। अगर 20 से नीचे कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, तो लाइसेंस की और इसके लिए जरूरत नहीं है। अगर आप 20 या ज्यादा लेना चाह रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए जरूरी है कि वो लाइसेंस ले, एस्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरी है कि रजिस्टर्ड करवाए। यहाँ पर जिनको लाइसेंस मिलेगा कॉन्ट्रैक्टर को, वो कंडीशनल भी हो सकता है। लाइक अगर जब भी उनको लाइसेंस ऑफिसर लाइसेंस देगा, ये कंडीशन लगा सकता है कि आप लेबर से इतने से ज्यादा काम नहीं करोगे, उनको इतनी सैलरी दोगे, इस टाइप के कंडीशन लगा सकता है वो। जी जी। यदि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है या यदि ठेकेदार का लाइसेंस नहीं है तो ठेका वर्कर को प्रत्यक्ष कार्यकर्ता माना जाएगा, इसे समझाएं। यहाँ पर क्या पेनल्टी का भी प्रावधान है? जी, जैसा कि मैंने कहा कि लॉ एप्लीकेबल है। एक लॉ बनाने का नियम मतलब तो यही है ना कि जहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा लेबर है तो उनका सेफ्टी इंश्योर किया जाए। तो आपने लॉ ने कहा कि अगर 20 से ज्यादा आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखते हो तो आपको पंजीकृत कराना होगा, यानी कि आप रेगुलाइज हो जाओगे। लेकिन अगर हम इस लॉ को नहीं मान रहे हैं तो हम लॉ को तोड़ रहे हैं जी। हमें तो पेनाल्टी मिलेगी ही, एस्टेब्लिशमेंट को भी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्टर को भी मिलेगी, लेकिन जो लेबरर है फिर उसका क्या फ्यूचर होगा? तो उस सेंस में अगर जो फैक्ट्री ने उसको रखा है जॉब में, सपोज मेरी फैक्ट्री है, मैंने किसी को रखा है कॉन्ट्रैक्ट पर, मैंने 25 लेबर को रखा है, लेकिन इसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है अपना, और कॉन्ट्रैक्ट या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से मैंने लिया है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उस कंडीशन में मुझे तो पेनाल्टी देना पड़ेगा। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो चूंकि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मेरे पास आए नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है, तो उनका जो राइट बनेगा वो नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह बनेगा। मैं जैसे मेरे सारे एम्प्लॉय के साथ जो राइट्स हैं, जो भी मेरी ड्यूटीज हैं, उनके साथ भी वही होगी। बबीता जी, भर्ती और छटनी को लेकर क्या मौजूदा कानून है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के जरिए श्रम मंत्रालय ने भर्ती और छटनी को लेकर कंपनियों को ज्यादा अधिकार दिए हैं, इसके बारे में बताएं। अभी तक जो था कि अगर 100 किसी में एम्प्लॉय हैं और 100 उनको अगर छटनी करना होता था, ले ऑफ करना होता था, किसी तरह हटाना होता था, तो उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी जी। गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही वो अपने स्टाफ को हटा सकते थे। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आया है वो अब 100 थ्रेशोल्ड जो है उसको 300 कर दिया गया है। इस पर डिस्प्यूट भी हो रहा है कि इसका मतलब है कि 300 तक जो स्टाफ है और जिस कंपनी में एम्प्लॉयर है, तो वो उन्हें बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ही, बिना अप्रूवल के उसको निकाल सकते हैं अपने आप। ऐसे जॉब जो इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, ये कहना है इसका जो इसके अगेंस्ट है उनका जी। लेकिन इसका जो बेसिक मोटिव है ये लाने का, ये चेंज करने का होता ये था कि जनरली जो छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट थे जिनमें 100 के आसपास थे, वो नहीं चाहते थे कि बढ़ाने पर, उन्हें पता था कि कागजी कार्रवाई ज्यादा हो जाएगी, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, अपने स्टाफ को हटाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करते थे कि 100 से नीचे ही अपने एम्प्लॉय का नंबर रखते थे, इसको बढ़ाते नहीं थे। इसमें उनका बढ़ने का, एक बड़ा एंटिटी बनने का जो था वो थोड़ा सा उसमें रुकावट आती थी जी। जैसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए फ्लेक्सिबल लॉ अपनाया है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, इन लोगों ने क्या किया कि जब ये पहले इसके लिए उन्होंने अपना ये 300 या 250 ऐसा उन्होंने बढ़ाया था। तो उनका जो बता रहा है एक्सपीरियंस है कि जब हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ाते हैं तो उनको बढ़ने में ज्यादा इजी होती है। इनकी छोटी छोटी कंपनियों के लिए फ्लोरिश होना इजी रहता है। तो यही सोच के कि कंपनियों के लिए उनके लिए इजी हो जाए, उनका रेगुलेशन थोड़ा कम हो जाए,
ये नंबर 100 से 300 बना कर दिया गया है कि वो पहले सोचते थे कि इनका इससे गवर्नमेंट के रूल से बचने के लिए वो 2 छोटे छोटे कंपनी बना लेते थे, 2 छोटी फैक्ट्री बना लेते थे। अब वो एक फैक्ट्री में ज्यादा लेबर रख सकते हैं, 300 तक वो रख सकते हैं। ये बेसिक चेंज लाया गया है। अभी जो भी अमेंडमेंट लाया गया है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, लागू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ नोटिफाइड हो गया है। जी बबीता जी, नए कानून में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सीमा को 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। इससे क्या कामगारों को कोई नुकसान पहुंचेगा? एक्चुअली इस कानून जो नया कानून है, इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। तो अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली ये देखते हैं कि हाँ पहले 20 वाले जो थे उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ था लॉ का, तो हाँ उनके लिए लगता है कि नुकसान होगा, लेकिन हम इसको एक सेक्शन के रूप में एक प्रोविजन से नहीं देखे, ओवरऑल देखेंगे। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ऐसा कुछ चीजें बेनिफिशियल भी हैं, जैसे जो अनऑर्गेनाइज्ड थे, अगर हम 50 हो गया, इसका मतलब 50 से कम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट रखता है उसे जो लॉ का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो वो एक तरह से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरह ट्रीट होंगे जी। लेकिन इस लॉ में अगर ओवरऑल देखते हैं तो अनऑर्गेनाइज्ड एरिया को भी कवर किया गया है, तो मैक्सिमम जो है कवर हो जाएंगे। तो इसलिए उनको सोशल सिक्योरिटी, जॉब, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वगैरह का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हाँ लॉ का जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ा सा जरूर कम हो जाएगा। ये एम्प्लॉयर को बेनिफिट देने के लिए किया गया है, जो कि ईज टू वर्क जिसे कहते हैं। चलिए जो हमारा लॉ था उसके कारण हमारा जो कंपनी है यहाँ इन्वेस्ट करने से थोड़ी डरती रही है। इसका फायदा चाइना जैसे देश ने उठाया है, वहाँ पर लेबर लॉ बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो उसका फायदा उन्होंने उठाया है। अभी जो हमारा इसके बाद कोविड के बाद कंपनी चाइना भी छोड़ रही हैं, उसका फायदा हम लोग उठाना चाहे हैं। हमने सोचा है कि जिसमें यूपी गवर्नमेंट ने सबसे आगे काम किया है कि हम लॉ अपने लेबर लॉ को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते हैं, ईज टू बिजनेस के लिए प्रोविजन करते हैं कि कंपनी यहाँ आए, और अगर कंपनी आए काम करने का, यहाँ फैसिलिटीज बढ़े, यहाँ उद्योग धंधे बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली फायदा जो होगा उससे लेबरर को भी होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ऐसे चेंजेस की। जी बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय से जुड़ी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।